सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही 2599 पोलिंग स्टेशन में से 419 को इंतहाई हसास और 1081 को हसास करार दिया गया था। कई पोलिंग स्टेशन पर हालात खासे कशीदा आज हमें दिखाई दिए। सियासी कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए भी दिखाई दिए, जबकि नारोवाल की अगर हम बात करें PP 54 में लीगी कारकुन की हलाकत से हालात मजीद कशीदा हो गए, जिसके बाद हम देखते रहे कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी रहा। आज सारा दिन क्या सारी हैपनिंग रही ये हम देखते रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन पर कहा जा रहा था जी थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी और इस बदमज़गी की जगह वजह वही बताई जा रही थी कि जो हम रवायती देखते रहे हैं सियासतदानों की मामलात कारकुनान की जानिब से ये कहा जा रहा था जी नारेबाजी की गई, फिर कुछ मुश्तइल हो गए और उसमें कुछ बदमज़गी भी देखने में आई। और इसी सूरत हाल में आज का जो नताइज हैं वो कितने मुख्तलिफ होंगे। 2024 के जो जनरल इलेक्शन से उनसे सारी सिचुएशन पे हम देख रहे हैं कि तबसरे भी जारी हैं। हम भी अपने तज्जियाकारों से आज के इलेक्शंस के हवाले से राय भी लेंगे और किस तरह से वो आज के इलेक्शंस को देख रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं तारुफ करवा देती हूँ, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज वीडियो लिंक के ज़रिए। हमाद रुहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं। शाह साहब वैसे तो पख्तूनख्वा की अगर देखी जाए तो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं जहाँ से इलेक्शन हो रहे हैं। एक तो वहाँ पर दिन भर क्या सिचुएशन रही, कौन सी पार्टी आपको आगे दिखाई दे रही है और क्या कोई सरप्राइज मिलने वाला है ख़ास तौर पे PTI को? दो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, एक बाजोर की है और दूसरी NA 44 डेरा इस्माइल खान। और NA 44 डेरा इस्माइल खान इस लिहाज से आम है कि यहाँ जो मौजूदा वज़ीर आला है अमीन गंडापुर ने ये सीट छोड़ी और अब उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर जो है वो इस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात ये कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट थे JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया और JUIF यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही। उनके मुकाबले में जो है इस वक्त रशीद कुंडी साहब हैं जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और निस्बतन कमजोर उम्मीदवार समझे जाते हैं क्योंकि जो इस वक्त पिछली दफा इलेक्शन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने लड़ा वो इस दफा फैसल करीम कुंडी साहब जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो इधर तो अब तक जो तकरीबन कम से कम 10-15 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया उसके मुताबिक फैसल अमीन जो है वो लीड कर रहे हैं। दूसरा जो बाजोर एजेंसी की सीट है वो रुखान जेब एक वर्कर थे जो कि साबका PTI के वर्कर थे, लेकिन उनको शहीद किया गया इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से पहले तो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ। मुबारक जेब उनके भाई एजाजाद कैंडिडेट जो है इस वक्त वो इलेक्शन में आगे जा रहे हैं और ज़्यादातर वोट जो है इस वजह से उनके साथ है कि वो समझे जाते हैं कि संपत्ति वोट है, साथ साथ वो तरीके इंसाफ के साथ अपने आप को जोड़ने वाले जो है वो फैमिली भी बताती है। जहाँ तक अब ज़मीनी अकाय का ताल्लुक है, बड़ा कम टर्न आउट था। डेरा इस्माइल खान में एजेंसी में तो खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे खवातीन ना होने के बराबर थी। हज़ारों की तादाद में 300-350 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे 1 लाख 1.5-2 लाख से ज़्यादा जो है वो दोनों जगह पे आपको वोटर है, लेकिन टर्न आउट इंतहाई कम रहा। खवातीन का टर्न आउट है 2 या 3% भी नहीं रहा। तो अब ये देखना होगा कि आखिर में जब रिजल्ट आता है तो वाकई 10% तक अगर खवातीन की पोलिंग नहीं होती तो बहुत सारी जगहों पर रीपोलिंग जो है वो हो सकती है। हम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि KP के अंदर मामूली वाक़या जरूर हुए, कहीं जो है वो आपस में जो है चक्कनुस रही, कहीं मारपीट भी हुई, लेकिन इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो लाइन ऑर्डर का इशू या पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के दरमियान किसी किस्म का बड़ा वाक़या नहीं। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि होने वाले इलेक्शन बड़े ज़्यादा हम कह सकते हैं पीसफुल भी रहे और लेकिन टर्न आउट कम है। पॉलिटिकल जमातों का कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। दूसरी जो 2 सीटें हैं वो है गुवाहाट की NA PK 91 और बाजोर की एक सीट है, वहाँ पर भी इसी तरह मिला जुला रुझान जो है नजर आ रहा है।
इंटरेस्टिंग। अली की तरफ चलते हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली की 12 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज बाय पोल हुआ, और वहां पे क्या सिचुएशन रही, एक तो सिचुएशन, और दूसरा अली मुकाबला कहां पर आप सख्त देख रहे हैं? ख़ास तौर पे अगर हम NA 119 की बात करें तो वहाँ पर ख़ास तौर पे जो PTI कारकुन हैं, पहले भी हमने देखा कि वो वहाँ से हार चुके थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो कैंडिडेट थे। अभी वहाँ पे क्या मुकाबला है? अली परवेज़ मलिक काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं वहाँ के। देखिए, मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लाहौर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हल्का 126 से ऑन चौधरी साहब जीत सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं जिस तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि हमें उम्मीद यही है कि ये आज तक इंसानी तारीख़ के सबसे शफाफ तरीन इलेक्शंस होंगे, लेकिन इसके बावजूद शकूक व शुबहात जो है ना वो मुल्क ने, रियासत ने, सरकार ने ख़ुद ही से पैदा कर दी हैं। अभी तक कोई ऐसी स्टोरी मैंने नहीं देखा कि न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर आई हो कि धांधली की, लेकिन बात यह है कि जब आपने इंटरनेट बंद कर दिया, और अगर सिक्योरिटी का, सेफ्टी का की वजह से किया था, तो फिर आपका मोबाइल नेटवर्क्स तो चल रहे हैं, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इससे जो तासुर जाता है, अगेन मैं नहीं कह रहा कि कुछ भी हैंकी पैंकी हो रही है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मशवरा किसने दिया था, क्योंकि इससे दो तासुर जा रहे हैं। एक ये कि जी शायद इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, और दूसरा ये कि जी रियासत शायद कमज़ोर हो रही है, और वो शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि अगर लोग ट्विटर पे या दीगर सोशल मीडिया पर इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये अपनी कमज़ोरी जाहिर करना और अपने ही इलेक्शंस को शफाफ ना रहने देना, ये इस तरह के मशवरे कौन देता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, एक तो जो आपने कहा कि ये तासुर जा रहा है कि शायद इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, अगर हम इंटरनेट देख रहे हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाती है जिस दिन इलेक्शन डे होता है या इलेक्शन से 1-2 दिन कबल इंतखाबी मुहिम को देखते हुए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक और यही सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे जी निस्बतन काफ़ी कम है? एक ये वजह भी है कि लोग पहले से जानते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो, जिससे पहले एक कंसर्न उठा था कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं लास्ट इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में 2024 में, तो लोगों ने अपना अदम दिलचस्पी का इजहार किया। बिल्कुल, अदम दिलचस्पी का इस वजह से भी इजहार किया हो सकता है। दूसरा, आप ये देखें ना कि आपने खुद ही से सुबह सुबह एक शख्स वोटर सोकर उठा, और उसको जैसे ही पता लगा कि आज इंटरनेट बंद है, तो उसको एक मैसेज चला गया कि तुम उठ के जाके वोट डालो या ना डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का तासुर, अगेन ये बात गलत हो सकती है, लेकिन जब ये तासुर एक वोटर को मिल जाए तो फिर उसको छुट्टी वाले दिन एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अभी इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, आप मुझे बताइए कि वहां पे कितने दिन होंगे जब मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट बंद किया जाएगा? उनके तो इलेक्शन 3 महीने चलते हैं, हमसे 1 दिन में इलेक्शन होता है और उसमें हमसे इंटरनेट नहीं बहाल रखा जाता। तो ये कैसे आप मतलब अपने हमसायों के साथ तो compete कर नहीं पा रहे, पूरी दुनिया के साथ कैसे करोगे? जी लगारी साहब, आज का जो इलेक्शन है रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ दिखाई दिएंगे हमें। दूसरा, सारी सूरत हाल को देखते हुए आज के इलेक्शन से मुतालिक क्या कहेंगे? जिस तरह से पहले से कंसर्न्स उठ रहे हैं जी, इरेगुलरिटीज़ हुई थी, इसमें भी वही रिजल्ट आएगा, तो अवाम क्यों निकले, क्या मामला आता है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हर इलेक्शन मैनिपुलेट होता है, हर इलेक्शन में इंजीनियरिंग होती है, और हर इलेक्शन जो है उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखी जाती है जिसमें अंजाम कार सिस्टम फतेहयाब होता है और अवाम हार जाते हैं और वोटर हार जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल आज के ज़िमनी इंतखाबात में भी हो सकती है। और बात यह है कि जब से ये पसंद नापसंद का सिलसिला शुरू हुआ, और हमारे इलेक्शन में हमेशा रहा है कि सिस्टम किसी को पसंद करता है, किसी को पसंद नहीं करता है, और फिर ये भी होता है कि आज का पसंदीदा कल का नापसंदीदा हो जाता है, और कल का नापसंदीदा आज का पसंदीदा हो जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल भी होती है। अब लोग भी इस बात को समझते हैं कि लोग जिन लोगों को वोट देना चाहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी उनको जितवा नहीं पाते हैं, और बड़ी अक्सरियत होती है उन ऐसे लोगों की जो इररिलेवेंट हो जाते हैं। लोगों का क्या काम होता है, 1-2 इलेक्शन तक
जाते हैं अपने वोट के लिए और अपनी क़यादत के लिए, अपनी पार्टी के लिए, फिर थक जाते हैं और कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा, इसलिए कुछ भी कर लें हमारी पार्टी तो आना ही नहीं है, क्योंकि एक किंग्स पार्टी किसी ना किसी सूरत में मौजूद होती है और उसको आना ही होता है। और ख़ास तौर पर पंजाब तो इसमें सिलसिले में किंग्स पार्टी के लिए ये भी होता है कि जो बादशाह की पार्टी होती है उसने हर हालत में इलेक्शन जीतना होता है। और आपने ये देखा है कि 1.5 लाख वोट के करीब बखर से, गुजरात से आकर बखर में इलेक्शन लड़ने वाले चौधरी शिजात हुसैन जो है वो 1.5 लाख वोट लेते हैं। और थरपारकर में आसमान से आकर, न ज़मीन से, ना पंजाब से, ना सिंध से, ना खैबर पख्तूनख्वा से, ना बलूचिस्तान से, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना कश्मीर से, बल्कि आसमान से आकर शौकत अजीज थर में इलेक्शन लड़ते हैं तो वो भी 1 लाख 1.5 लाख वोट लेकर जीत जाते हैं। जहाँ इस तरह के नतीजे मिलते हों तो फिर आप क्या कर लेंगे, किसी भी आप कुछ भी कर लें, इलेक्शन तो ये तो जीतना है। इसका मतलब है जो मरियम साहिबा अभी आपने कहा ना किंग्स जो पार्टी है उसका जीतने के हम देखते हैं कि इम्कानात हमेशा हमें रोशन दिखाई दिए देते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा फिर इसलिए ये दावे करें कि 12 की 12 नशिस्तें ज़िमनी इलेक्शन में हम जीतने जा रहे हैं। हाँ तो जाहिर है अब इस वक्त तो बादशाह हुई है ना, कल कोई और होगा तो फिर कोई और जीतेगा और ये हार जाएंगे। ये पहले भी जो हार चुके हैं ना, 2002 के इलेक्शन में ये जो पार्टी है आज जो बरसरे इक़्तिदार है, इस पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में 12 सीटें हासिल की थी। इसलिए कि बादशाह जब फैसला कर लेते हैं कि किसी को 12 सीटें देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी है, तो ऐसा ही होता है। और आज जो कुछ भी होगा, सही कहा है अली आफ्ताब ने कि रिजल्ट ठीक होगा, लोगों ने वोट भी ठीक डाला होगा, आप ये जीत भी जाएंगे तब भी ये सवाल तो रहेगा ना सही कि आपने इलेक्शन को मशकूक बना दिया, ये तो सवाल रहेगा। हमाद से जानते हैं, हमाद सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। हमाद 2024 के जनरल इलेक्शंस एक हम देख रहे थे कि जिस तरह से वो इलेक्शंस हुए उसके हवाले से सवालात उठे। अब ज़िमनी इंतखाबात, और इन ज़िमनी इंतखाबात में हम देख रहे हैं एक तो वोटर टर्न आउट कहा यह जा रहा है कि बहुत कम रहा है निस्बतन, दूसरी सारी सिचुएशन आपके सामने है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी एंड दूसरी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, देखते हुए क्या समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है इंतखाबात में? जी, वोटर टर्नआउट की जो बात आप कर रही हैं तो बाई इलेक्शंस में जनरली कम ही होता है। जनरल इलेक्शंस में लोग ज़्यादा निकलते हैं, जोशो खरोश से निकलते हैं और वो जोश जब नताइज देखते हैं तो उनका ठंडा हो जाता है, वो फिर दोबारा वो जहमत करना मुनासिब नहीं समझते। तो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, आज तो रिजल्ट्स भी अब कुछ आना शुरू हो गए हैं, तो बजाय इसके कि मैं उनके गैर रस्मी और गैर शरई नतीजे बयान करूं, मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये बहस बहुत होती रहेगी, आने वाले दिनों में भी होगी कि फॉर्म 45 जीता है इस बार या फॉर्म 47 जीता है, तो ये बात होती रहेगी। जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में बहुत से सवालात उठ चुके हैं, ऑलरेडी सब ने बात कर ली है और पीस के ऊपर बात कर ली है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। हमने देखा है कि हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं कोई ना कोई बेचारा अपनी जान हार जाता है, और हमारे लिए तो वो एक नंबर होता है कि 10 लोग मारे गए या 1 मारा गया या 30 मारे गए, लेकिन उस खानदान के लिए वो क़यामत होती है और उसके बारे में उनका कोई सदेबाप करने वाला नहीं होता। बेशक माली इमदाद उनको दे भी दी जाए लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जहाँ हमारे जानी नुकसान होते हैं वहाँ हमारे माली नुकसान भी होते हैं बहुत ज़्यादा। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक ECP का 2 करोड़ रुपया लगता है एक नशिस्त पे इलेक्शन करवाते हुए। इस वक्त 15 से 20 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, इस वक्त 15 से 20 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, और तो आप अंदाजा लगा लीजिए हमारा कितना खर्चा, हमारे टैक्स पेयर का खर्चा हो रहा है। ये वो पैसे हैं जो आपकी और मेरी जेब से जा रहे हैं, ये कैंडिडेट्स की जेब से नहीं जा रहे। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि एक सरमायादार एक से ज्यादा जगहों पे खड़ा हो जाता है जनरल इलेक्शंस में। 8-8 सीटों पे लड़ रहे हैं लोग, 30-30 सीटों के ऐलानात कर रहे हैं। उससे जो असल पॉलिटिकल वर्कर है, या तो वो इस वजह से डर जाता है कि उसके सामने कोई बहुत बड़ा सरमायादार आ गया है या बहुत बड़ा लीडर आ गया जिसने बाद में वो सीट छोड़ देनी है, या वो अगर पहली बार लड़ भी लेता है तो दूसरी बार इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल नहीं रहता, उसके पास इतने वसाइल नहीं रहते कि वो लड़ सके। तो ये जो हमने कानूनी कवर, हमारे लीडरान ने आईनी कवर दिया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जितनी चाहे जगहों से आप इलेक्शन लड़ लीजिए, ऐसा कोई कानूनी कवर हमें किसी और मुल्क में नजर नहीं आता। अगर हम बांग्लादेश में बात करें, इंडिया में बात करें, तो उल्टा वहां रिस्ट्रिक्शन नजर आती है।
बांग्लादेश में कहा गया है कि 3 सीट्स के से ज्यादा पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन यहाँ पे इंडिया के बारे में कहा गया, वहां पे कानून में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है 33 सेक्शन के अंदर कि आप 2 सीट से ज्यादा नहीं लड़ सकते। इंग्लैंड में आप 1 सीट से ज्यादा नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे जो माशी हालात सबसे कमजोर हैं, हमने यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रखी हुई और इसके बारे में कोई कानून साजी नहीं कर रहे। इंडिया ने 1996 में ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी, हम अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। 2022 में जमात इस्लामी की तरफ से एक बिल जरूर पेश किया गया है, लेकिन वो भी कमेटियों की नजर हो चुका है और उसके ऊपर भी कोई कानून साजी नहीं हो रही। बड़े अहम नुक्ते की जानिब आपने तवज्जो हमारी दिलाई। इसी हवाले से मजीद भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। बाई इलेक्शंस जो हो रहे हैं आज मुल्क भर में, और इसमें हम देख रहे हैं कि 5 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं और जो 16 नशिस्तें हैं वो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं, उन पर इलेक्शंस हो रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, अभी एक ब्रेक के बाद आ सकते हैं। अब इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क भर में इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात, और उनकी नताइज आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन जनाब, इन इंतखाबात के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह से अभी एक हालिया इस पर जो पेशरफ्त हुई है, बानी PTI उनकी जानिब से एक 7 निकाती ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और इस पे बहस शुरू हो चुकी है। उसमें भी जो इलेक्शंस 2024 से मुतालिक जो इरेगुलरिटीज़ हैं, मुबैना तौर पर धांधली की जो बात की जा रही थी या शफाफियत से मुतालिक, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और चीफ जस्टिस से कहा गया कि जनाब इन निकात पर ज़रा गौर कीजिए और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो ये वाला मामला, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ PTI, मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमा, जिनमें हम जावेद लतीफ़ साहब, उनमें हम राना सनाउल्लाह साहब को आजकल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देख रहे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को मैं कल सुन रही थी, वो भी ये बात कर रहे थे कि जो इलेक्शंस 2024 हुए हैं उसमें मुबैना तौर पर धांधली हुई है और वो नताइज नहीं मिले जो नताइज एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। JUIFA के जो हम देख रहे हैं कि सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, कल उन्होंने भी इंतखाबी जलसे में उन्होंने जो जलसे में जो खिताब किया कल पशीन में, तो उन्होंने भी इंतखाबात के हवाले से कहा कि 2024 के जो इंतखाबात के रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो शफाफ नहीं है, वो फेक हैं, इसलिए वो इस हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे। अब JUIFA हो, PTI हो, मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा हो या बाकी दीगर जमातें जिनमें जमात इस्लामी और भी बाकी जमातों के जो अहम सियासतदान हैं, हम देख रहे हैं कि वो इन इंतखाबात के हवाले से बारहा बातचीत कर रहे हैं। ये बात चल क्यों रही है, डिस्कशन हो क्यों रही है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है, बार बार इस पर डिस्कशन क्यों हो रही है, और अब जो बाईपोल इलेक्शंस हुए हैं क्या ये कुछ मुख्तलिफ होंगे, और क्या चीफ जस्टिस इस ख़त को देखते हुए इस नुक्ते को ख़ास तौर पे एड्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। मैं चाहूँगी कि इस पर तज्जिया लेते हैं। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। लगारी साहब, क्या देख रहे हैं, बानी PTI ने जो 7 निकाती एक ख़त लिखा, उसमें से ख़ास तौर पर अगर हम सिर्फ इंतखाबात की बात कर लें और बाकी पार्टीज़ की, तो सर ये बार बार एक कंसर्न रेज हो रहा है, रिजर्वेशंस हैं डिफरेंट पार्टीज की, इसको एड्रेस कौन करेगा? देखें, सूरत हाल ये है कि 77 के इलेक्शन के बाद 77 का इलेक्शन मेरे नज़दीक बहुत फेयर इलेक्शन था, सवाए उन चंद सीटों के जहां कोशिश की गई कि जनाब लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो सकें, और उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब होने की ज़रूरत भी नहीं थी। कोई भी आज तक रत्तो डेरों से या लाड़काना से भुट्टोज़ को नहीं हरा सका है। तो उन सीटों पर उनका बिला मुकाबला मुंतखब ना ही होते, मुकाबला भी होता, तब भी नतीजे यही होने थे। इसके अलावा वो शफाफ इलेक्शन थे। 85 के इलेक्शन गैर जमाती थे, 88 के इलेक्शन जो है टोटल धांधली ज़दा थे। वहाँ से लेकर 2024 तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं सारे के सारे मैनेज थे, वो जो इंजीनियर थे मैनिपुलेटेड थे और धांधली हुई थी। ख़ास तौर पर पिछले 2 इलेक्शन जो हैं 2018 और 2024 के इलेक्शन, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बाकी इलेक्शन हुए हैं, सारे इलेक्शन धांधली ज़दा थे और ख़ास तौर पर ये ताज़ा धांधली के शाहकार थे। जब आज के ये नुकात उठा रहे हैं जनाब बानी PTI, उनको उस वक्त नजर नहीं आ रहा था जब उनके लिए धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर उनको लाने के लिए कोशिशें की जा रही थी, जब पार्टी को तोड़ा जा रहा था, जब लोगों का टिकट लोग वापस कर रहे थे, अपनी पक्की सीटों को छोड़ रहे थे और इनकी तरफ जा रहे थे, जब वहाँ सरायकी सूबा महाज बनाकर सरदार मीर बलख शेर मजारी और खुसरो बख्तियार
और बहुत से लोग जो हैं ये उस्मान बाजार पिछली लाइन में बहुत पीछे खड़े होते सराय के सुबह महाज में, ये कभी पीटीआई में नहीं थे, पीटीआई में आप वज़ीर आला भी बन गए। तो ये जो इलेक्शन में धांधली का दो पिछली इंतखाबात हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव रहे हैं, टोटल इस्टेब्लिशमेंट के वारे में नहीं आए हैं ना 2018 वाले। और जिन लोगों ने इलेक्शन इस तरह से धांधली से मैनेज कराए वो उन लोगों के लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हुए, उनके लिए उल्टा नुकसान साबित हुए हैं। बाजवा साहब ने जो कुछ किया है उसके नतायज वो आने वाले दौर के जो बड़े लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ेंगे। बाजवा साहब ने एक गलत रिवायत कायम की थी, उससे पहले जन हमीद गुल ने भी, सबने गलत रिवायत तो ये गलत रिवायात जो है वो चलती रहेगी, वो अंडे बच्चे देगी। गलत रिवायात के बड़े अंडे भी होंगे और बड़े बच्चे भी होंगे और बहुत ज्यादा हर तरफ चू चू करते फिरेंगे। ये हमाद ये सिलसिला रुकेगा कैसे, एक ये चीज़, और दूसरा इंटरेस्टिंगली इस बार जो पार्टी हुकूमत में है उसके भी कई हम देख रहे हैं रहनुमा एक धड़ा उठकर कह रहा है कि जी इंतखाबात तो ठीक ही नहीं हुए 2024 के, हम तो नताइज को मानते ही नहीं है। तो ये सिचुएशन किसने क्रिएट की और कैसे ख़त्म होगी? देखिए, ये हुकूमत बड़ी अक्लमंदी से, बहुत अक्लमंदी से अपनी बेबसी का रोना रो रही है ताकि कल को जो भी नताइज आए वो पहले से आपको वार्न कर रहे हैं कि जी आप हम पे मत रहिएगा, हमसे कोई सवाल जवाब मत कहिएगा, हम किसी चीज़ के जवाबदेह नहीं होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी गाड़ियों में प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे और सिर्फ इन चीज़ों मराहत को इस्तेमाल करेंगे, इनको एंजॉय करेंगे, लेकिन हम जवाबदेह नहीं होंगे क्योंकि हम तो बेबस हैं। और हम बेबस इसलिए हैं क्योंकि हमें सीटें नहीं दी गई और जो करवा रहा है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, आप उनसे सवाल कीजिए और वहां जाते हुए तो सबके पर जलते हैं। तो ये बात तो इस तरफ ठहरी। दूसरा जो खत की बात आपने बात की है, अदलिया के ऊपर दोबारा सवालात उठाए गए हैं, 7 नुकात भेजे गए हैं, उसमें मैं कुछ बात करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि अदालत का काम होता है कि कानून के अंदर और फाइल के अंदर रहते हुए फैसला करे। उसका काम यह नहीं होता कि वो खुद जाके अपने पर्सनल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन करे। अगर आप लेडी जस्टिस का जो स्टैचू है वो देखें तो उसकी आंखों पे पट्टी है और हाथ में तराजू पकड़ाया गया है, उसके मुंह में सीटियां, हाथ में टॉर्च नहीं दी गई कि वो खुद जाके ढूंढे और चौकीदारी करे। ये उसका काम नहीं है, आपका अपना काम है। लिटिगेंट्स का काम है कि तराजू के पलड़ों को सबूतों के साथ भरें और उसको अपनी तरफ झुकाएं ताकि फैसला आपकी तरफ आ सके। अगर आप सिर्फ एक सीडी लेके अदालत में चले जाएंगे और बार बार यही कहेंगे कि जी सीडी देख लें आपको पता चल जाएगा, तो फिर फैसले वही आएंगे जो आए हैं। आपके पास कोई लिस्ट नहीं थी, आपने ये नहीं बताया कि किसको उठाया गया, किसने उठाया, किसके खिलाफ आप आए हैं, किस अफसर के खिलाफ आए हैं, क्या डायरेक्शन चाहते हैं, तो फिर अदालत क्या करे? अदालत अपने नॉलेज के ऊपर तो फैसला नहीं करना चाहिए। ये अच्छी रिवायत नहीं है। हमें सुओ मोटो की तरफ जो बार बार भेजा जा रहा है उसका खुमियाजा हमारा मुल्क पहले भुगत चुका है। एक इदारे को आप कह रहे हैं कि वो कानून के दायरे में रहे और दूसरे इदारे को कह रहे हैं कि इस नहज पे आ जाए जहां उसके दायरे की लकीर ही बहुत मुबहम हो जाती है। तो आप क्या डबल स्टैंडर्ड्स लेके आ रहे हैं? एक तरफ आप बातें कर रहे हैं तोशा खाना की, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसके बारे में पता चलना चाहिए वो इंक्वायरी क्यों बंद हो गई है जब 15 गवाहान के बयानात कलम बंद हो चुके थे। इसी तरीके से हमें यह भी पता चलना चाहिए कि वो शुरू क्यों हो गई थी, किसके कहने पे शुरू हो गई थी। तो ये सवाल भी आपको पूछना चाहिए। बहावल नगर की आप बात कर रहे हैं, एक इदारे को आप नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे कर रहे हैं, दूसरे इदारे के भी आप साथ नहीं खड़े हो रहे, उस पे भी तानाजनी कर रहे हैं कि तुमने हमारे साथ बड़ा बुरा किया था तो चलो इस बार तुम्हारे साथ हो गया। लीडरान का काम तानाजनी करना नहीं होता। सही जी बिल्कुल। फिर साथ ही साथ आप कमिश्नर के बारे में कह रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं, कमिश्नर के बारे में बात करें कि वो कहां है। अगर आपको इतनी उसके बारे में परेशानी है तो आप एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल कर दीजिए। अगर आपके केसेस में डिले हो रहा है, आप अर्जेंट हियरिंग केसेस एप्लीकेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? सिर्फ शोर गोगा बनाने से, मचाने से कोई मकासद अचीव नहीं होंगे। अगर आप यू जस्ट वांट टू प्ले फॉर द गैलरी तो फिर हाँ मे बी आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से शाह साहब ये बात की है कि ये इंतखाबात के मुनसिफाना और कानून के मुताबिक नहीं कराए गए, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें 2 माह से ज़्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्तगी को बरकरार रखने का मुतालबा किया गया है। अब वो कह रहे हैं तरजीही बुनियादों पर सुन ही लें अगर कोई एक मसला है। वैसे तो हम 7 निकात पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिकली इंतखाबात से रिलेटेड जिस नुक्ते पे हम बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई ने भी तवज्जो दिलाई है उस जानिब चीफ जस्टिस की, तो सर इस एड्रेस होगा ये इशू चीफ जस्टिस की जानिब से, और क्या ये राइट प्लेटफॉर्म है? हम ना ये हमारे तमाम सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं और वर्कर्स दोनों कितने मासूम हैं। मतलब मैं तो कभी कभी इनकी मासूमियत पे हैरान होता हूँ कि इतने मासूम और जो है वो बेचारे
डिसग्रंटल लोग मैंने नहीं देखे। मुख्तसर सी बात ये कि इनका एक ही, जैसे कि कहते हैं ना कि एफर्ट फॉर द गैलरी है, जैसे हमाद ने एक इस्तिलाह यूज़ की। हाँ, ये बिल्कुल इंतखाबात बिल्कुल धांधली ज़दा होते हैं कि जब ये लोग असम्बलियों में नहीं होते, इनके पास पावर नहीं होती, इनके पास जो है इख्तियार नहीं होता। और दूसरा लगारी साहब जो बार बार हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद वो एक इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा नहीं था, बाकी सारे थे। तो वो भी तो धांधली ज़दा इसलिए था कि जो हारने वाला था वो कह रहे थे जी हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हुई, और उसके बाद क्या हुआ, मुल्क आपका टूट गया। मुख्तसर सी बात ये, पाकिस्तान के अंदर जो मैकेनिज़्म है सियासत का, पहले तो ये सोचना चाहिए कि आया ये सियासी जमातें खुद वाकई जमहूरियत पे यकीन रखती हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं रखती। वो लोग जो खुद जिनको बनाया जाता है और जिनको वाकई शुरू से लेकर अब तक अगर हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि उसको इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाया, बाद में अगर वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाती है तो उसका अंजाम यही होता है। अब या तो देखिए दो चीज़ें आप मान लें, या तो आप मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को या उन लोगों को जो कि ताकतवर हैं उन्हें आप कानूनी रोल दे दें, आप उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा इख्तियारात दे दें, या फिर आप उनके अलायकार बन के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने से इनकार कर दें। अब अगर हम बार बार कहते हैं जी पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बड़ी जो है वो आइनादार रही है और जमहूरी उस पर इक़दार पे यकीन करती रही है, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के हुकूमत में गई। PMLN खुद कहती है जनाब के हम जो है शायद बड़े इंडिपेंडेंट, और आज तहरीक इंसाफ को पिछले इलेक्शन में कहा जाता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आई है। तो इससे पहले PMLN बनी कैसे और उसको इक़्तिदार में लाया कैसे गया। देखिए बार बार एक ही बात हम करते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है वो मेरे ख्याल में एक कंट्रोल्ड सियासी निज़ाम है, इंजीनियर्ड सियासी निज़ाम है, और जो लोग सूट करते हैं मुक़्तदर हलकों को वो हुकूमत में होते हैं, और जो सूट नहीं करते वो हुकूमत से बाहर होते हैं। जब सियासी जमात हुकूमत से बाहर होती है तो उसे याद आ जाता है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क में अदालत है, मुल्क के अंदर में इंसाफ होना चाहिए, वो होता नहीं है। लेकिन यही जब खुद हुकूमत में आते हैं तो उन्हें फिर सियासी जो मुखालफीन होते हैं उनको वो दीवार से लगाते हैं। तो देखिए आपने अपने सिस्टम को बेहतरी उसमें लानी होगी और आपने सिस्टम को बाकायदा स्ट्रीमलाइन करना होगा, क्योंकि इस तरीके से इंजीनियर डेमोक्रेसी के अंदर आप पपेट्स के तौर पे काम करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ तमाम सियासी जमातें पपेट्स हैं, तो उसके बाद जब पपेट जमातें होंगी, पपेट डेमोक्रेसी होगी, तो आप रो दो क्यों रहे, आप इंतजार करें, अगली दफा हो सकता है आपकी बारी हो, फिर अगली दफा इनकी बारी होगी। तो मैं बारियां, हाँ जी बारियां ये ले रहे हैं और इनको पता है कि कौन करवा रहा है। लेकिन इस बार अली, इस बार कुछ मुख्तलिफ इस तरह से कि सारी पार्टीज ही शोर मचा रही हैं, इंक्लूडिंग PMLN। वो भी ये कह रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात से वो सेटिस्फाई नहीं है जो नताइज सामने आए हैं। अब क्या तमाम पार्टीज बैठेंगी, इस मसले का कोई खुद हल निकालेंगी, या बस ये मामला खतों तक ही रहेगा? मैं वैसे तो अग्री करता हूँ तमाम पैनलिस्ट से जो उन्होंने बातें की हैं। एक इसमें बड़ा अहम पहलू शायद सिल्वर लाइनिंग भी, और वो ये है कि जब आपने ये टॉपिक शुरू ही किया तो आपने उस वक्त रेफरेंस दिया कि PMLN से भी आपने 3 नाम लिए जो डिसग्रंटल्ड हैं, जो कि बिल्कुल शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, सो जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग हुई है ना, अगेन हम जाहिर है हमें हर वक्त लगता है कि हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। पिछले इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ, उससे पहले भी यही कुछ हुआ, उससे पहले भी यही कुछ हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ जाहिर है गैर इरादी तौर पे हम चाहते हैं या नहीं चाहते, कुछ तो तब्दीली जाहिर है दुनिया है, ज़िंदगी है, आती है। अब आप ये देखें कि कितनी मज़ेदार सिचुएशन है कि जो पार्टी इस वक्त ज़ेरे अताब है वो तो जो कह रही है सो कह रही है, उसके ये 7 निकात हैं, आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पीपल्स पार्टी है, एक और बड़ी जमात जो कि नंबर्स तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ख़ुद उसने फेडरल में कम से कम कोई मिनिस्ट्रीज़ वगैरह नहीं ली। इसी तरह फिर आपकी जो तीसरी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, जो कि एक प्रोविंस में भी है और फेडरल में भी है, उनको भी अगेन मैं किसी की नीयत पे तो शक नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन तजिया अगर हम करने बैठे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो पार्टी जो हुकूमत में है और अभी हुकूमत में आए उसको 2 महीने मुश्किल से हुए हैं, और यहाँ पर वही बात कि अमूमन सरकार जितनी भी वीक हो 2-2.5 साल तो निकाल ही जाती है, लेकिन आज से ही उनको भी शायद एक अपना जो है पार्टी में स्प्लिंटर ग्रुप खड़ा करना पड़ रहा है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हैं। सो अब अगला जो ज़ाहिर सियासतदान जो होता है वो तो हर वक्त एक इलेक्शन की तैयारी कर रहा होता है, वो एक इलेक्शन से निकलता है और दूसरे की तैयारी शुरू कर देता है। सो आज तमाम पार्टीज़ को ये समझ में आ रहा है कि अगला जो इलेक्शन होगा वो चाहे 2 साल बाद होगा, चाहे 5 साल बाद होगा,
उसमें सबके क्रेडेंशियल्स में एक चीज आनी जरूरी है कि वो सही या गलत, लेकिन वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। सो ये एक मजेदार चीज है, ये एक नई चीज है। बेसिकली कर रहे हैं, नाराजगियां वगैरह नहीं है। शक ऐसे लगता है, जाहिर है नियत तो किसी की जानी नहीं जा सकती, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि नून लीग पार्टी में जान डालने के लिए ये एक बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है, और पार्टीज में एग्जैक्टली जिस तरह से ये पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड इस तरह से दिखाई देता है कि जब इस मामले में जब खुल के राना सनाउल्लाह साहब या बाकी जो दीगर लीडरान हैं मुस्लिम लीग नून के, वो जब आकर बात करते हैं प्रोग्राम्स में, तो उसकी बड़ी सॉफ्टली उसकी तरदीद आती है बाकी जो इस वक्त हुकूमती रहनुमा हैं उनकी जानिब से। अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह हमसे आकर पार्टी में बात करें बजाय कि टीवी प्रोग्राम्स पर बैठ के बात की जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पर भी बात होगी। जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर हम जिस तरह से इंटरनेट के हवाले से बात कर रहे थे कि जी कनेक्टिविटी आज नहीं मिल रही, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जब इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले हमने डिस्ट्रप्शन देखी एक्स जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था उसकी सारी मामलात में। उसके बाद से अब तक एक्स को बंद कर दिया गया और तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, और इस हवाले से पहले सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से समाअत हो रही है, और ये कहा गया, रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। ये उस वक्त निगरान हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगी जिसको कंटिन्यू किया अब शहबाज गवर्नमेंट की जानिब से भी, अभी हम देख रहे हैं ये मामला चल रहा है अभी भी। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने ही रहनुमा जिनमें ख्वाजा साद रफीक साहब, वो भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं खुदा का नाम है अब इससे पाबंदी हटा दी जाए, इससे मिल कुछ नहीं रहा। बेसिकली एक्स को बंद क्यों किया गया, ख़तरा क्या है एक्स से, और क्या ख़तरात हो सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करें हैं। अरे आपकी जानिब आती हूँ, क्या समझते हैं ये कब तक पाबंदी रहेगी, क्यों बंद करके बैठे हुए हैं, किसको ख़तरा है इससे? देखिए, ये भी जिसका भी आइडिया है ना, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। सो बुनियादी बात ये है कि अभी वो फरिया अजीज़ साहिबा के आप ट्विटर हैंडल पर जाएं तो उन्होंने 4-5 स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी सरकार ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को निशानदेही की है, कुछ अकाउंट्स की कि जी इनको बंद कर दिया जाए। हर दफ़ा इनको यही जवाब मिला है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो इनका ख्याल है कि हम यहाँ पर ट्विटर बंद करेंगे तो ट्विटर मजबूर हो जाएगा हमारे साथ कंप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ट्विटर भी ये जानता है कि उनका यहाँ पर बंद होना, जो कि वैसे तो जाहिर है VPN के थ्रू चल ही रहा है, उसमें उनका नुकसान कम है, और पाकिस्तान ने जो बंद किया हुआ है उसमें पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बमुश्किल $3.5 बिलियन की IT एक्सपोर्ट है, वो ज़्यादातर बेसिकली हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग की, जिसमें ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं। सो एक मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है कि चाहे 2 ऑर्गेनाइजेशंस के माबैन हो, 2 मुल्कों के, एक मुल्क एक ऑर्गेनाइजेशन, 2 कॉलीग्स के, मियाँ बीवी के, जो भी रिलेशनशिप होता है ना 2 का, उसमें जब भी आप किसी से चीज कुछ मनवानी होती है या किसी की चीज कोई फिक्स करवानी होती है, कुछ भी करना होता है, उसके लिए एक चीज चाहिए होती है, वो एक लफ्ज है लेवरेज। सो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के पास लेवरेज है क्या जिससे इसको ये लगता है, पाकिस्तान को लगता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो वो अपनी एक पॉलिसी जो पूरी दुनिया के लिए है उसको बेंड कर देंगे सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। वो क्या गीदड़ सिंगी है हमारे पास जो हम कर सकते हैं? हमाद, ये एक्स पर पाबंदी लगाने से जिस कंटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, आप समझते हैं वो कंट्रोल हो गया है, या जो ये हासिल करने की कोशिश कर रहे थे वो हासिल हुआ है? पता नहीं, ये तो खुद भी नहीं जानते कि ये क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि क्या वो हासिल हुआ भी है या नहीं? मेरे ख्याल में इनके ऑब्जेक्टिव्स उतने ही क्लियर हैं जितने अपोजिशन के अलायंस के क्लियर हैं कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल ये जो बयान आया है साद रफीक साहब की तरफ से, ये खुशाइन बयान है, अच्छी बात है, उनको ख्याल आया, लेकिन शायद उनके पास ये खबर कोई 2 महीने लेट पहुंची है कि ट्विटर बंद है। उनको 2 महीने लग गए ये बयान देते हुए, ये कलमा हक बुलंद करते हुए। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में तो हमने देखा IMDb भी बंद रहा है, इंस्टाग्राम बंद रहा है, यूट्यूब बंद रहा है, तो ये इस वक्त ऐसे बयान देना कि इस ट्विटर को खोल दो, इसके बारे में बाकी बयान भी दीजिए कि कितनी देर के लिए खोलना है, और अगर खोलना है तो पूरी स्पीड इसकी बरकरार रखनी है या नहीं रखनी। तो ये सिम्टोमेटिक जो बयान देते हैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमें इसकी जड़ का पहले अंदाज पता चलना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से शुरू होती है। जो सेक्शन 37 है ऑफ पीका,
वो ये ऑथराइज कर रहा है, उसी के अंदर रूल्स बनाए गए हैं कि पीटीए के पास ये पावर दे दी गई है कि वो जो चाहे रूल्स बना ले अपनी डिस्क्रेशन में, और जो चाहे जिस मवाद को चाहे उसको अनलॉफुल कंसिडर कर ले, यानी पार्लियामान का काम भी वही कर ले और अदलिया का काम भी वही कर ले। तो ये चीज हमारे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके अगेंस्ट है। हमारी हाई कोर्ट भी इसके बारे में बात कर चुकी है, ये चीज भेजी जा चुकी है पार्लियामान में, लेकिन इसको ये भी कमेटियों की नजर हो गई है। इसकी एक चीज जो मुझे वजह समझ आती है वो ये है कि पीटीए हुकूमत का एक माउथ पीस है। पीटीए के अपने एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 8 में कि आईटी मिनिस्ट्री से उसने पॉलिसी डायरेक्टिव्स लेने हैं, तो हुकूमत के पास एक बड़ा डायरेक्ट जरिया है इसको कंट्रोल करने का, इसलिए उनके पास कोई वजह सामने लेकिन कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये समझ में नहीं आ रही। जी शाह साहब क्विकली। जी जी देखिए, मैं किसी हद तक अली और हमाद दोनों से इत्तेफाक करता हूँ कि बेशक ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल ज़रूर ये पैदा होता है कि आया हम क्यों इतने स्ट्रेस कर रहे हैं कि चले आपकी $3.5 बिलियन की जो है इनकम है इसके ज़रिए होती है, ओवरऑल आप इसका मिसयूज़ देखें। आपके पास, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने अपनी कैपेसिटी इस हद तक बढ़ानी होगी कि आप मेरे ख्याल में उन चीज़ों को जो समझते हैं कि पाकिस्तान या मुल्क या इदारे के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसमें कोई दूसरी आप उसको काउंटर कर सकें। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके यहाँ बिल्कुल आपके पड़ोसी मुल्क, आपके जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं, वो आपकी तमाम कमज़ोरियों को सोशल मीडिया और ई मीडिया के थ्रू, क्योंकि एक मास जो है वो ये कम्युनिकेशन का जरिया है जिसके ज़रिए से आपके ऊपर टारगेट करती है और बम्बार्डमेंट करती है। अब मैं तो बार बार ये बात करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जरिया है वॉर का, और ये हाइब्रिड वॉर के खिलाफ अगर लड़ी जा रही है, माजरत करेंगे इस हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम के अब क्लोजिंग का वक्त हो चुका है जनाब। और तमाम मैं अपने कंटेस्टेंट्स उनका शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।